आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में मैं बात करने वाला हूं कटोगे तो बटोगे की। अब जो ये तीन शब्द हैं अगस्त से ये लगातार इस्तेमाल हो रहे हैं, तीसरा महीना अब शुरू होने वाला है इन तीन शब्दों के इस्तेमाल को लेकर। अब जो इसका ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट था उसका दायरा भी बढ़ता जा रहा है, इसके अब कई आयाम हो गए हैं। 26 अगस्त को जब योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया था, या वो बयान दिया जिसमें इन तीन शब्दों का खास इस्तेमाल किया था, तब उन्हें अपनी राजनीति भी बचानी थी। पर धीरे धीरे जो मैं कह रहा हूं ये दायरा बढ़ता जा रहा है। 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें एक चीज जो बड़ी उभर कर सामने आई, जो 240 पर बीजेपी सिमट गई, 370 की ताल ठोक रही थी, एनडीए 400 पार का दम भर रहा था, लेकिन बहुमत का आंकड़ा पाने के लिए बीजेपी को घटकों की बैसाखी की जरूरत पड़ गई। उसके पीछे एक बड़ी वजह यह थी कि हिंदू वोट बैंक बीजेपी ने यह पाया वो बंटता दिखाई दिया। जाति हावी हो गई धर्म पर, और इसमें वो संविधान की लाल किताब कि 400 पार तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, इसकी भी एक गूंज थी। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई अगर बटोगे तो कटोगे, यानी कि आपके हितों का ह्रास होगा, नुकसान हो जाएगा। उन्हें अपने हितों की भी चिंता थी उस वक्त। इसमें 80-20 का भी एक नैरेटिव था कि हिंदू लामबंद रहेंगे तो ये छद्म धर्मनिरपेक्षवाद या वोट बैंक पॉलिटिक्स। बीजेपी कभी ये नहीं मानती कि वो वोट बैंक पॉलिटिक्स करती है। विपक्ष पर हमेशा आरोप लगता है कि वो वोट बैंक पॉलिटिक्स करते आ रहे हैं और उन्होंने कुछ अपने वोट बैंक मुकम्मल तरीके से साध लिए हैं। तो ये 80-20 का नैरेटिव भी होता दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये बात कही, और सरसंघ चालक मोहन भागवत ने विजयदशमी के मौके पर इसे फिर दोहराया, और यहां पर बांग्लादेश की भी बात कर दी कि देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हुआ, वो जहां जहां इकट्ठा हुए, एकजुट हुए, वहां नुकसान कम हुआ। पर अब तो बात हो रही है चुनाव की। अब चुनाव में हिंदू बनकर वोट करे 80% आबादी, यह बीजेपी को सूट करता है। इंडिया को, विपक्ष को सूट करता है वो जाति के आधार पर वोट देता दिखाई दे, दलितों के साथ में लामबंदी हो जाए, तो पिछड़ों में सेंधमारी और दलित और मुसलमान वोट बैंक वो साथ हो गया, तो भैया बल्ले बल्ले नैया पार। अब इसमें गठबंधन की दरकार भी शामिल हो जाती है। गठबंधन में भी तो कहने को एनडीए और इंडिया हैं, पर इनमें भी जहां दरारें आती हैं उसका नुकसान किसे होता है? हरियाणा इसकी ताजा मिसाल है। इंडिया एकजुट होकर लड़ता नहीं दिखाई दिया, तब कांग्रेस अति आत्मविश्वास में वो मरोड़ में थी, और गांव बसिया नहीं मंगते हांडगे वाले मोड में भी थी। पहले से ही मुख्यमंत्री बनने के दावे पेश किए जा रहे थे और बहुमत हासिल नहीं की थी, जो हासिल हो भी नहीं पाई। आम आदमी पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, अखिलेश यादव को कोई तरजीह नहीं दी गई। बाद में समझ में आया कि साथ होते तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि वोट बैंक तो दोनों बराबर से ही आते दिखे। 0.7% बीजेपी का वोट बैंक ज्यादा था। तो अब महाराष्ट्र और झारखंड की बात करें तो बीजेपी गठबंधन के मामले में ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। मैं सीटों के बंटवारे तक की बात कर रहा हूं, उससे आगे अभी नहीं जा रहा हूं। राजनीति में ऊंट किस तरह से करवट बदलता है ये हमने देखा है, तो आई एम नॉट जंपिंग टू एनी कंक्लूजन्स। पर एनडीए मजबूत दिख रहा है, क्योंकि जो घटकों की हैसियत ही नहीं कि बीजेपी के खिलाफ कोई सर उठाकर बात करे, जो बीजेपी कहे वो सही, ये एनडीए में होता दिख रहा है।
तो झारखंड में बीजेपी ने 66 उम्मीदवारों को तो ऐलान भी कर दिया है। 68 सीटों पर 81 में से बीजेपी चुनाव लड़ेगी। 2 जेडीयू को दी गई है, 1 एलजेपी रामविलास पासवान गुट को और 10 आजसू को। आजसू थोड़ी परेशान भी थी पर चुप रही। तो गठबंधन वहां पर शक्ल अख्तियार करता दिख रहा है एनडीए का। जबकि इंडिया की बात करें तो हेमंत सोरेन से मुलाकात हुई राहुल गांधी की, और कांग्रेस और जेएमएम ने कहा कि वो 81 में से 70 सीटें लड़ेंगे। 11 सीटें छोड़ दी आरजेडी और वाम खेमे के लिए। पिछली दफा भी जेएमएम 43 सीटों पर लड़ी थी, कांग्रेस 31 पर और आरजेडी को 7 सीटें दी गई थी। अब मनोज झा वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं आरजेडी के, वो कह रहे हैं भाई हमें तो 12 से 15 सीट चाहिए, ये तो नहीं चलेगा। इशारों में यहां तक कह दिया 60-62 सीट गठबंधन लड़ेगा, कुछ सीटों पर हम अलग से लड़ सकते हैं। तो अभी भी इंडिया की मरोड़ खत्म नहीं हुई है क्या? अब इसे कहते हैं इंडिया वाले कि भाई हमारे अंदर आंतरिक लोकतंत्र है, हर कोई अपनी बात रख सकता है, जब तक बंटवारा फाइनल नहीं होता हर कोई अपनी पोस्चरिंग करेगा। पर यह एकजुटता की तस्वीर को थोड़ा सा धुंधला कर देता है क्या? और एडवांटेज क्या एनडीए को मिल जाती है? या हरियाणा हर बार नहीं होगा और लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि भाई गठबंधन हो जाएगा? और महाराष्ट्र की बात करें जो ज्यादा बड़ा राज्य है देश का सीटों के लिहाज से, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा सीटें, दूसरे नंबर का राज्य है, फाइनेंशियल कैपिटल देश की वो मुंबई है, और राजनीति में पैसे के घालमेल से आप भली भांति वाकिफ हैं। तो महाराष्ट्र की गद्दी बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अहम हो जाती है। और यहां पर तो पहली बार ऐसा हो रहा है, शिवसेना 2 फाड़, एनसीपी 2 फाड़, उसके बाद ये विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस एक गठबंधन में पहली बार दिख रहे हैं। मैं विधानसभा की बात कर रहा हूं, लोकसभा में दिखे हैं। तो वहां तस्वीर किस तरह की सामने आ रही है? 288 में से 25 सीटों पर अभी पेंच अटका हुआ है महाविकास अघाड़ी का, और उसमें भी दिक्कत कहां आ रही है? विदर्भ, जो दरअसल पारंपरिक तौर पर कांग्रेस का गढ़ रहा है, वहां पर शिवसेना कह रही है भाई 12 सीटें हमें दीजिए, कांग्रेस कह रही है 8 देंगे। उधर कांग्रेस ज्यादा सीटें मांग रही है मुंबई में, शिवसेना कह रही है हम तो नहीं देंगे। लड़ाई 25 सीटों की रह गई है। 260-62 सीटें लगभग तय होती दिख रही हैं। कांग्रेस को 100, शिवसेना को 90, एनसीपी शरद पवार गुट को 80 सीटें। यह मोटा मोटा खाका बन गया है। पर ये 20-25 सीटों में ही पेंच फंस जाएंगे क्या? वही कटोगे बटोगे तो कटोगे। 5 सीटों का ऐलान कर दिया है अखिलेश ने, वही अखिलेश वखिलेश जी ने कहा गया मध्य प्रदेश में। 5 उम्मीदवार उतार दिए, 2 एमएलए हैं, वो कह रहे हैं मैं तो 12 उतारूंगा। खबरें ये आ रही है अन्य पार्टियों को 18 सीटें दी जा सकती हैं। अब 7-8 में मान जाएंगे अखिलेश यादव, या यहां पर भी दिक्कत होगी? और कांग्रेस को ज्यादा सीटें देकर क्या कंफर्टेबल महसूस करेगी शिवसेना? और उधर अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 150 सीटों के करीब लड़ना चाहती है, और बीजेपी ने 99 उम्मीदवारों की सूची जारी भी कर दी है। 99। बीजेपी का स्ट्राइक रेट दरअसल लोकसभा चुनाव में सिर्फ 32% था। 28 सीटों पर चुनाव लड़ा लोकसभा में, 48 में से 9 सीटें जीत पाई।
जबकि एकनाथ शिंदे गुट जो है शिवसेना का, अब असली शिवसेना है, 15 में से 7 सीटें जीत गई, 15 लड़ी 7 जीती, उनका 46% का स्ट्राइक रेट होता है। तो क्या 75-80 पर शिवसेना शिंदे मान जाएगी? और आज की तारीख में बीजेपी उस हालत में नहीं कि भाई अकेले वो चुनाव लड़ ले, क्योंकि गठबंधन की जो जड़ें हैं वो इतनी ज्यादा अब अंदर तक जा चुकी हैं। अब लास्ट मिनट पर तो ये बदलाव आ नहीं सकता, या एकनाथ शिंदे मान जाएंगे और अजित पवार क्या 40-50 से नीचे भी आने को तैयार होंगे या नहीं होंगे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज हम तलाशेंगे इस चर्चा में। तो ऐसे में आज का सीधा सवाल, महाराष्ट्र झारखंड चुनाव, बटोगे तो कटोगे का तनाव, यह गठबंधन पर भी लागू हो रहा है। और गठबंधन की तैयारी, सीट का गुणा भाग किस पर भारी, कौन कितनी सीटें जीतता लड़ता है, उम्मीदवार खड़े करता है और कहां क्या सीटें मिलती हैं, इस पर भी क्या जीत और हार तय होगी महाराष्ट्र और झारखंड की। चर्चा में आज देश के सबसे वरिष्ठतम पत्रकारों को मैंने न्योता दिया है, साथ ही साथ देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषक भी हैं प्रोफेसर संजय कुमार। इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार वरिष्ठ पत्रकार, हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर हैं विनोद शर्मा। एक और विनोद अग्निहोत्री आज घर पर ही हैं, क्योंकि आज का दिन ही ऐसा है, वो कोई भी मुसीबत मोल नहीं लेना चाहते हैं आज, क्योंकि करवा चौथ का दिन है, तो वो घर पर ही अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। और स्टूडियो में 3 खास मेहमान और चौथा मैं, हम थोड़ा सा अभी भी खतरों के खिलाड़ी बनने की कोशिश कर रहे हैं आज करवा चौथ के दिन। तो अभय दुबे मेरे साथ हैं, राकेश शुक्ला हैं और विजय त्रिवेदी। लेकिन विनोद शर्मा, आप ही से शुरू करना चाहूंगा। ये बटोगे तो कटोगे बयान किसी और संदर्भ में था, इसके आयाम कुछ और ज्यादा फैलते अब दिखाई दे रहे हैं क्या? और ये गठबंधन की तैयारियों से भी जुड़ जाता है महाराष्ट्र और अगर हम झारखंड की बात करें तो। अनम्यूट कीजिए प्लीज विनोद। हम लोग बार बार योगी जी को कोट कर रहे हैं इस संदर्भ में। सच्चाई यह है कि बार बार भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं हिंदू समाज को बांटा है। दलित क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन, ओबीसी सब क्लासिफिकेशन, जाट वर्सेस नॉन जाट, ये सब कहां हुआ, किसने किया? एमवाई वर्सेस द रेस्ट, ये किसने किया? वो हिंदू समाज में नहीं आते क्या? देखिए, महाराष्ट्र में और झारखंड में आप अच्छे कैंडिडेट देंगे, उसमें आपको जातवाद का ध्यान रखना पड़ेगा, और जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वो देना पड़ेगा दोनों पक्षों को। इसमें हिंदू का तर्क है कितना चलेगा, ये उस बात पे डिपेंड करेगा कि जो टिकट की डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें किसकी कितने भागीदारी है। और मैं नहीं समझता हूं कि हिंदू के इश्यू पे वो लोग जीत जाएंगे महाराष्ट्र में, बिकॉज महाराष्ट्र में उनके अपने सहयोगी दलों को भी वो वोट चाहिए जिस वोट का तिरस्कार करके वो हिंदू समाज को जोड़ना चाहते हैं। बटोगे या कटोगे, कटोगे की जो भाषा है वो किस पे लागू करती है बीजेपी अक्सर, वो हम सब जानते हैं। नाम लेने का जरूरत नहीं है उस समुदाय का। महाराष्ट्र में वो एक बड़ा अच्छा सॉलिड वोट बैंक है, उसको उनके खुद अपने अलाइज ही नहीं एलिनेट करना चाहेंगे। रही बात झारखंड की, तो देखिए झारखंड में तो उनको चंपई सोरेन जैसे लोगों पे डिपेंड करना पड़ रहा है। हालांकि चंपई सोरेन जो है वो उनको वहां इलेक्शन नहीं जिता सकता, वो अपनी सीट बचा लेगा, अपने बेटे की सीट बचा लेगा, लेकिन स्वयं उनको इलेक्शन नहीं जिता सकता है। वो ज्यादा प्रोमिनेंट सोरेन फैमिली से वहां ट्राइबल फेस नहीं है वो। तो मेरा ये मानना है कि ये अनर्गल बात है
इसको हमको सुपरइम्पोज नहीं करना चाहिए और क्षेत्रों में और स्टेट्स में, क्योंकि ये सुनने में बड़ा उत्तेजना करने वाला लगता है, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन इसको अगर आप इलेक्टोरल सेंस में कार्यान्वित करने की कोशिश करेंगे इन स्टेट्स में, तो आपको पता चल जाएगा जल्दी से नहीं, कि आपने ये कोई वो ज्यादा जो महीन एनालिसिस है, जो उसकी सेग्रीगेशन, वो आपने समझाई दर्शकों को विनोद, पर एक मोटी तस्वीर अगर आप देखेंगे तो 2024 के लोकसभा चुनाव में, और ये बीजेपी ने पाया और बहुत से जानकारों ने इसका विश्लेषण किया है, हम सबने भी इस बारे में चर्चा की है तफसील से, कि भाई धर्म पर जाति हावी हो गई, हिंदू वोट वो जातियों के आधार पर पड़ा, इसका फायदा विपक्ष को हुआ, बीजेपी को नुकसान हुआ, तो वो तो जानबूझकर वो लामबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हरियाणा का एग्जाम्पल भी जोड़ा जा रहा है, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, जाट वर्सेस नॉन जाट किया, क्या जाट हिंदू नहीं है क्या? वो किया, हर कोई अपने चश्मे से उस चीज को पेश तो कर रहा है, पर 2024 के लोकसभा के हिसाब से ही वोटर वोट करता है तो एडवांटेज विपक्ष होती है, हरियाणा की तरह वोट होता दिखता है तो एडवांटेज सत्ता पक्ष एनडीए होती है। ये खेल यहां पर आकर अटका है क्या? देखो, देखना यह है कि हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी जो विपक्ष है वो सुसाइडल होगा। अगर आप बारीकी से पढ़े रिजल्ट्स को, हाँ, तो क्या आपको लगता है कि सही में वो जीत हुई है जो होनी चाहिए? जो भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा आपको रियलिस्टिक लगता है क्या? ये हमारी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का एक नमूना है। नहीं, उसका देखिए, फायदा कांग्रेस को हिमाचल में होता दिखा, वहां भी हाँ, 0.8 हाँ, का बिल्कुल, डिफरेंस था। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने सही फरमाया, ये कोई ऐसा नहीं है कि रिजाउंडिंग मैंडेट मिल गया। कोई रिजाउंडिंग मैंडेट नहीं है हरियाणा में। हरियाणा में 2 खिलाड़ियों ने सेल्फ गोल किए, एक तो हुड्डा साहब थे और एक कुमारी शैलजा थी। इन दोनों ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ गोल कर दिया, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। इस पे तो बहुत महीन तरीके से, बहुत बारीकी से इसका एनालिसिस होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां जो जाट बहुमत क्षेत्र थे, वहां पर कैसे हारी। अगर जाट वर्सेस नॉन जाट था तो वहां पर कैसे हारी कांग्रेस? कोई बता देना, जाटों ने क्यों वोट डाला दूसरी तरफ? हाँ, क्योंकि जींद एक में 5 में से 4 सीटें जीत गई, सोनीपत में बीजेपी सीटें जीत रही है। हाँ हाँ, देखो संदीप, एक बात बताना चाहता हूं, जो जिसको वोट कटुआ कहते हैं, ये शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करता, कोई भी कैंडिडेट वोट कटुआ नहीं होता, लेकिन अगर आप भौतेरे से खड़े कर देते हैं, स्कारलेट, अंग्रेजी में एक फूल जिसका नाम होता है स्कारलेट पिम्परनल, वो बहुत जगह उग जाता है, एक टाइम से जल्दी से उग जाता है। तो इन्होंने जो रिबल कैंडिडेट जो खड़े किए, उनको पैसा देने के लिए साधन होना चाहिए ना, उनको लड़वाने के लिए साधन होना चाहिए ना। तो ऐसी स्थिति में जिस पार्टी के पास ज्यादा साधन होते हैं और जिस पार्टी के पास ज्यादा नॉलेज होती है अबाउट इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जहां पर बीजेपी कांग्रेस से बहुत आगे, जो जो कांग्रेस जो वहां जो सोशल रूब्रिक होता है, जो छोटी छोटी जगहों का, उसकी स्टडी में बीजेपी कांग्रेस से बहुत आगे। यही हरियाणा से कितना सबक इंडिया ने लिया है, और हरियाणा कितना एक बूस्टर डोज की तरह काम करता दिख रहा है एनडीए के लिए, विनोद? देखिए, मैं समझता हूं कि एनडीए अब जो है, इन्होंने जिस तरह से नियुक्तियां की हैं रीजन वाइज अपने सीनियर लीडर्स की, कि भाई आप ध्यान रखेंगे इस रीजन का, इसका गहलोत टाइप लोग, बड़े सीनियर लोग इन्होंने वहां लगा रखे हैं। अगर वो मुस्तैदी से काम करेंगे, अगर वो मैदान छोड़ के किसी और पे नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे, तो ये लड़ाई अच्छी लड़ाई होगी। ये कहना मुश्किल है कि जीतेगा कौन, लेकिन जनता का रुझान वहां पर बदलने का है, वो जैसा कि हरियाणा में भी था। लेकिन वहां पर एक मुश्किल आ गई है कि जो शिंदे है, एकनाथ शिंदे, वो इमर्ज किया है एज ए स्ट्रॉन्ग लीडर, और वो कितना डिलीवर कर पाता है ये देखने वाली बात है। और उसको कितनी सीटें कितना उसमें मिलेंगी, और असली नकली जो विरासत का खेल है वो भी प्ले में आता दिखेगा। संजय, आपके आंकड़े और आपके जो आप लगातार सर्वेज करते हैं,
सीट बंटवारे को लेकर जिस तरह की पोस्चरिंग हो रही है और जो तस्वीर सामने आ रही है, किसका गुणा भाग ज्यादा बेहतर दिख रहा है कागज पर? देखिए, जमीन पर उतरकर फिर और चीजें, वो तो आने वाले महीने भर में पता लग जाएगा। आज हम 20 तारीख में बैठे हैं, अगली 20 को मतदान होने वाला है, दूसरे चरण का झारखंड में और एक ही चरण में जो महाराष्ट्र में चुनाव होगा। गुणा भाग कागज पर किसका बेहतर लग रहा है अभी फिलहाल? निश्चित रूप से इस वक्त तो मुझे एनडीए का पलड़ा भारी दिखाई पड़ता है, जिसे महायुति हम महाराष्ट्र में कहते हैं। कागज पे सीट के बंटवारों को ले ले या फिर पार्टी का जिस तरह से, खासकर बीजेपी का जो सबसे बड़ी पार्टी है इस गठबंधन में, जिस तरह से उनका मनोबल बढ़ा है, और सिर्फ मनोबल ही नहीं बढ़ा, हमने देखा हरियाणा में कैसे एक तरफ हवा बनी हुई थी और दूसरी तरफ चुपचाप पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे थे। तो सारी चीजों को देखते हुए मुझे स्पष्ट तौर पे ये दिखाई पड़ता है इस वक्त तो कागज पे, धरातल पर किसी भी तरीके से मैं देखूं तो मुझे लगता है कि महायुति थोड़ा भारी पड़ रही है दूसरे गठबंधन पर। लेकिन अगर हम 2024 का विश्लेषण करें और सीएसडीएस के भी जो आंकड़े आए थे, जिस तरह से एक लामबंदी हुई मराठा, दलित और मुस्लिम वोट बैंक की इंडिया के फेवर में, और 48 में से 30 सीटें इंडिया लेने में कामयाब रहा था। एनडीए पिछली बार 42 सीटें ले गया था 48 में से। क्या वो समीकरण टूट गया है या वो विशुद्ध लोकसभा के लिए ही था और विधानसभा में वोटिंग और मुद्दों पर और समीकरणों के हिसाब से होगी? नहीं, मुझे लगता है समीकरण बहुत टूटा नहीं है, लेकिन विनोद जी ने भी जिस बात का जिक्र किया कि क्या हरियाणा की जीत को हम क्या बड़े कन्विंसिंग जीत मान लें बीजेपी के लिए, हम नहीं मान सकते, क्योंकि अगर हम वोट का प्रतिशत देखते हैं तो दोनों पार्टियां एकदम लगभग बराबर है। यही बात महाराष्ट्र के लोकसभा के 2024 के चुनाव के नतीजों पर भी लागू होगा। अगर आप दोनों गठबंधन के वोट को देखें, वोट बराबर है। तो क्या हम ये मान लें कि ये जो इंडिया गठबंधन है उनके घटकों या कांग्रेस ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, ऐसा प्रदर्शन कांग्रेस विधानसभा में रिपीट कर पाएगी? क्योंकि दोनों के वोट बराबर थे। चाहे आप महायुति को देख लें, चाहे महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को देख लें, दोनों के वोट एकदम बराबर हैं। लेकिन वही फर्स्ट पास द पोस्ट जिसका जिक्र आप कर रहे थे, कई और लोग भी कर रहे हैं, इसका फायदा लोकसभा के चुनाव में यहां महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को मिला। तो इसी के लिए मैं मानता हूं कि स्थिति वैसी भी अगर है, कोई खास बदलाव नहीं है, फिर भी ये कहना मेरे लिए नामुमकिन है या मुश्किल है कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को कोई डिसिसिव एज है। मुझे लगता है इस वक्त कि कांटे का मुकाबला है, लेकिन पलड़ा भारी मुझे महायुति का नहीं, इनमें इन वोट बैंक्स में बंटने की आशंका दोनों ही पक्षों के, या जिसके भी फेवर में आप विश्लेषण करें, भाई दलित वोट बैंक एक रुझान हमने देखा 25% कांग्रेस को मिले थे 2019 के लोकसभा चुनाव में, और 2024 के लोकसभा चुनाव में यह आंकड़ा बढ़कर 68% हो गया। बीजेपी का 51% से घटकर जो 2019 में मिला था दलित वोट बैंक, वो 24% हो गया। तो दलित वोट बैंक बड़ा वोट बैंक है महाराष्ट्र में, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। साथ में मुसलमानों को जोड़ दो, इसमें बंटने की 2024 के जो मैंडेट आया उसमें कितना बंटवारा हो सकता है और पिछड़ा वर्ग कितना लामबंद होता दिख सकता है बीजेपी के फेवर में? देखिए, एक एक करके अगर हम मुस्लिम वोट बैंक की बात करें, उसमें बंटवारे की तो गुंजाइश दिखाई नहीं पड़ती। अगर थोड़ा बहुत बंटवारा भी हुआ भी, लेकिन एक मुश्त मुझे लगता है कि वो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के पक्ष में जाएगा, जैसा लोकसभा के चुनाव में भी हुआ। लेकिन दलित वोट की बात करें तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता, इसके कोई संकेत नहीं मिलते कि वो बंट नहीं सकते। ये सब निर्भर करेगा इस बात पर कि सीटों का बंटवारा कैसे होता है। लेकिन जैसा मैंने कहा संदीप जी कि ऐसे कोई संकेत नहीं मिलते दोनों तरफ कि नहीं बटेंगे या बटेंगे ही बटेंगे। तो अभी काफी कुछ निर्भर करता है कि कैसे अनफोल्ड करता है चुनाव। और ओबीसी की जहां तक बात है, तो ओबीसी बड़ी संख्या में एक तरफ तो नहीं जाएगा। किसी भी राज्य में हमेशा कहते हैं हम आजकल ओबीसी का बड़ा वर्ग बीजेपी के पक्ष में जाता है, लेकिन उसमें कोई जबरदस्त ऐसा कोई 70-30 का बंटवारा नहीं होगा
वो लगभग बटे हुए दिखाई ही पड़ेंगे। दिलचस्प बात यहां पर है भाई ये भी आ जाती है, जब बटोगे तो कटोगे, 80-20, धर्म जाति, धर्म हावी होना चाहिए कि जाति होना चाहिए, जब ये नैरेटिव चलता है तो महाराष्ट्र में दिलचस्प बात ये है कि कहाँ उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड या असम की बात की जाए, मदरसों पर लगाम लगाने की लगातार कोशिश होती है। यहाँ पर मदरसों में जो शिक्षक हैं उनकी तनख्वाहें 6 से 16,000, 8 से 18,000 कर दी जाती है। तो यहाँ बांटना भी है और बंटना नहीं भी है, दोनों धाराएं समानांतर बह रही हैं क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि तीनों जो गठजोड़ पार्टनर हैं उनको अलग अलग जिम्मेदारियां हों वोटों की गोलबंदी के लिहाज से। जैसे अजित पवार के हिस्से में आया है कि भाई थोड़ा मुसलमानों की गोलबंदी भी आप कर सकते हैं, और उसके लिए उनको मौका दिया है, सरकार की तरफ से भी मौका दिया है, पैसा भी बांटा जा रहा है उसके लिए, तनख्वाह बढ़ाने के रूप में और दूसरे रूपों में। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे को ये मौका दिया गया है कि वो मराठा वोटों को और उनकी उस तरह से गोलबंदी करें। भाजपा ने खुद ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है कि वो ग्रामीण इलाकों के अंदर ओबीसी और दलित वोटर है, दलित वोटर के ऊपर अपना फोकस करें और इस तरीके से कुछ जीत का आंकड़ा निकालने की वहां पर ज्यादा कोशिश कर रहे छितरी हैं। हुई रणनीति तो नहीं हो जाएगी? लेकिन मुझे देखिए, ना मुझे खुदाई लगता- मिलाना विसाले सनम, नहीं, ना नहीं, इधर के रहे ना मुझे उधर लगता के है रहे। मुझे लगता है कि ये रणनीति देखने में जटिल जरूर लग रही है, हाँ। लेकिन मुझे ये व्यवहारिक भी लग रही है, क्योंकि महाराष्ट्र की परिस्थिति हरियाणा की परिस्थिति से बिल्कुल अलग है। और किसी भी उसकी और दूसरे महाराष्ट्र में जो दलगत राजनीति है, जो पार्टी सिस्टम है, वो पिछले 2 साल में टूट फूट गया है। वो 6 हिस्सों में, उससे भी ज्यादा असली हिस्सों में बट नकली गया है। अभी तो उसमें पता लगेगा कौन है हाँ, वो सब असली। जज्बाती मुद्दे हैं, हाँ। वो सब जज्बाती प्रश्न है, लेकिन जमीन पर वोटों की गोलबंदी कैसे होगी, मुझे कम से कम महायुति में ये दिखाई पड़ता है कि वो लोग इस तरीके से एक अपने अपने फोकस को अंजाम देते हुए गोलबंदी करेंगे। जहां तक महाविकास अघाड़ी का सवाल है, मैं ये मानता हूं कि वहां पर जो टिकटों का बंटवारा है, सीटों का बंटवारा है, उसमें जैसा कि आपने बताया भी, मैं भी ये बात कहना चाहता था, शायद 28 सीटों को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर उनके बीच में एक तरह की सहमति बन गई है। मोटा-मोटा 260 पर सहमति बन गई है। पर ये तो ये अखिलेश 90% जो है ना, 90% नहीं, 100% क्यों नहीं हो सकता? 100% होने में देखिए, इंडिया गठबंधन की और एनडीए गठबंधन की प्रकृति में अंतर है। एनडीए में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही हावी है। वहां पे अमित शाह ऐसी हस्ती जा सकती है, कह सकती है कि भाई हम भी त्याग करना जानते हैं, आप लोग भी त्याग कीजिए, इस प्रकार की उनको नसीहत दे सकती है। इस तरह की नसीहत देने वाला इंडिया गठबंधन में कोई नहीं है। शरद पवार के पास कुछ थोड़ा बहुत अपनी वरिष्ठता और अपना जो रणनीतिक मानस है, उन शरद पवार के पास कुछ इस तरह की हैसियत है कि कुछ लोगों को कह सकें, तो उनकी बात सुनकर लोग चुप भी रह जाते हैं। जब चेहरे की बात आई, उन्होंने कहा हम किसी चेहरे में नहीं लड़ेंगे, किसी ने उनकी बात का खंडन नहीं किया। नहीं, पर अखिलेश यादव 12 सीट जी हमें चाहिए, और कहीं ना कहीं तार वो जोड़ रहे हैं जो 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं 13 नवंबर को उत्तर प्रदेश जी में। जी जी जी। तो ये इस 5 का तो अनाउंसमेंट कर दिया, अब 6ठे की भी, मीरापुर के लिए भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र की राजनीति में समाजवादी पार्टी का तो एक हस्तक्षेप लंबे अरसे से, इस बार भी शायद 2 या 3 एमएलए, 2 एमएलए हैं, कुछ सीटों पे चुनाव भी लड़ते होंगे, मुझे ठीक नहीं पता है। मेरे ख्याल से इस प्रक्रिया में शरद पवार जैसे लोग, कांग्रेस, राहुल गांधी ऐसे लोग, उनसे बात करके इस मसले को सुलझाएंगे। या ये पेंच खामखा के पेंच भी आते हैं? 12 से 15 सीटें मांग रहे हैं, झारखंड में भी आरजेडी मांग रही है, 7 पे लड़ी थी, 1 जीत पाई थी। ये अननेसेसरी कंट्रोवर्सी, असहजता लाने वाला खेल हो जाता है क्या? ऐसा नहीं है, क्योंकि जब गठबंधन की बात होती है और सीटों के शेयर करने की बात होती है, तो हर पार्टी अपनी तरफ से ज़्यादा सीटों की बात करती है। उसकी 2 वजह होती है। एक तो अपने कार्यकर्ता को भी ये भरोसा दिलाना होता है कि हम लड़ाई इसकी लड़ रहे हैं, और दूसरा, यदि वो 1 सीट जीते हैं तो क्या 1 ही सीट के लिए मांग करें? हर चुनाव में अलग तरीके से होता है ना। उसमें हो सकता है, आप देखेंगे बारीकी से, क्या वो दूसरे नंबर पर रही पार्टी, उसका कैंडिडेट का कितने हजार वोटों से हारा, नहीं हारा, तो वो सब मिलाकर भी कोशिश करती है। और हर पार्टी का अपने गठबंधन में ज़्यादा हिस्सेदारी की मांग करना, उसे गैर वाजिब मैं नहीं मानता। हमें यहाँ बैठकर लगता है, लेकिन उनको अपने नेताओं, अपने कार्यकर्ताओं, अपने वोटर, सबका ध्यान रखना होता है, और फिर अपनी ताकत बढ़ाना तो उनकी कोशिश होगी ना। हर एक में होती है। जैसे अभय जी ने कहा कि एनडीए में भी ये परेशानी होती है, लेकिन वहां बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, आजसू कोई खुशी उसने 10 सीटें पर तैयार नहीं होगी।
पर वो खुलकर अपनी नाराजगी का इजहार नहीं कर सकते। तो वो वहां पर तो जरूरत गुणा भाग कागज पर जो बात मैंने संजय से पूछी वो क्या कहता है, उसका आकलन आप कैसे करते हैं विजय? देखिए, एक तो महाराष्ट्र के इलेक्शन को मैं 288 सीटों का चुनाव मानता हूं। महाराष्ट्र का चुनाव के तौर पे मैं नहीं देखता। यानी हर सीट जो है अपने आप में अपने तरीके से लड़ी जाने वाली सीट है। कहीं पर वोट का हिसाब है, कहीं पर जाति का हिसाब है, कहीं पर लॉयल्टी का हिसाब है, कहीं पर नकली असली का हिसाब है ना, और कहीं पर धर्म से बटना है, कहीं पर जाति से बटना है। तो इसलिए वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इलेक्शन है। दूसरा, फर्स्ट फेज में इलेक्शन में कॉम्प्लिकेशन तो यही हो गया कि 6 पार्टियां तो बड़ी ही हैं। अब नहीं, उसमें कॉम्प्लिकेशन कहां रही है? विदर्भ और मुंबई को लेकर असली झगड़ा है। विदर्भ में शिवसेना वो कोई परंपरागत उसका इलाका है भी नहीं, वो 12 सीटें जा रही है। मुंबई में और मुंबई उसका में इलाका अपनी है, जमीन खो चुकी है कांग्रेस पर, वो दोबारा वहां हाँ, तो मौजूद मुंबई में दर्ज शिवसेना कराना का चाहिए। इलाका है ना, हाँ। इसलिए। लेकिन वो हो जाएगा 90% भी। यदि गठबंधन में सीटों पर समझौता हो जाता है तो मैं इसको बहुत खराब नहीं मानता, बेहतर स्थिति है। और ये जो 28 है उसमें मुझे लगता है 20 सीटों पर तो बात बनी नहीं, जाएगी। फिर अगर ऐसा होता है, अगर हम 2024 का आकलन करें और जो लोकसभा में सीटें जीती गई उनको विधानसभा में तब्दील करें तो 150 से ऊपर चला जाता है महाविकास अघाड़ी का 165 आंकड़ा, सीटें, 167 और सीटें। 125-26 पर अटक जाती है महायुति। जी, लेकिन वो उसको उसी तरह से चलाएंगे तो फिर तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो जाता ना, हरियाणा में भी। उसका एक फर्क नहीं, है। हरियाणा में 44-46 था। हाँ। और उसमें 4% वोट आम आदमी पार्टी का भी हमने जोड़ना है, तो वो आंकड़ा मतलब नहीं, लेकिन वो बहुत वोट प्रतिशत में तो वही आता दिखा बहुत है। बड़ा फर्क मुझे नहीं लग रहा उस दोनों में, क्योंकि वोट परसेंटेज में कोई बहुत फर्क नहीं है लोकसभा चुनाव में, महाविकास अघाड़ी में भी और महायुति में भी। और ये सीटों का जो डिफरेंस है, जब ये टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, किस तरह से बना रहे हैं, कितना झगड़ा चल रहा है, वो सबका भी असर पड़ेगा। झगड़े का कितना इस चुनाव असर में- देखते हैं आप विनोद अग्निहोत्री? ये झगड़ा या ये तो अभी थोड़ा बहुत तो खींचतान चलती ही है। गठबंधन एक बार सामने आए तब क्या फाइनल एनालिसिस ज्यादा बेहतर हो पाएगा? देखिए संदीप, झारखंड में तो करीब करीब गठबंधन तय हो गया, मुकम्मल हो गया है। वहां सीटों का झगड़ा तो है नहीं, थोड़ा बहुत आरजेडी की शिकायतें हैं, लेकिन वो भी मुझे लगता है देर सवेर सेटल हो जाएगा। नहीं, अगर महाराष्ट्र मनोज में झा जो जैसा- कह रहे हैं 60-62 पे हो जाएगा मुकाबला, बाकी हम देखते हैं, हम अलग भी लड़ सकते हैं, तो फिर 60-62 और ज्यादा 81 महत्वपूर्ण है सीटों में लालू 20 प्रसाद का यादव। अंतर हो जाता है। मनोज झा प्रवक्ता है, वो पार्टी का स्टैंड रख रहे हैं, लेकिन तय तो लालू यादव और तेजस्वी यादव को करना है। और पिछली बार भी 7 सीटें ही लड़े थे वो, 11 सीटें वैसे ही छोड़ दी गई हैं। तो 11 अभी आज 4 उम्मीदवार उन्होंने घोषित किए झारखंड में आरजेडी ने। तो मुझे लगता है कि एक आध सीट पे हो सकता है फ्रेंडली फाइट टाइप हो जाए। और वैसे भी आरजेडी की बहुत ज्यादा वहां ताकत है नहीं। एक जमाने में संयुक्त बिहार था तो थोड़ी बहुत ताकत नहीं, थी। अगर लेफ्ट तैयार हो जाए 4-5 सीटों के लिए तो क्या अपने आप ही आरजेडी के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा? हाँ बिल्कुल, लेफ्ट की ताकत फिर भी ज्यादा है, आरजेडी से ज्यादा ताकत है लेफ्ट की झारखंड। आरजेडी के पास, आरजेडी चूंकि एक तो एंटी झारखंड पार्टी थी ना, लालू यादव तो कहते थे मेरी लाश पर झारखंड बनेगा, अब याद करिए। तो वहां जो हाल चंद्रबाबू नायडू के तेलंगाना में राजशेखर रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू का हो गया, वही हाल वहां आरजेडी का झारखंड में हो गया। इसलिए झारखंड में बहुत ज्यादा उसका समस्या नहीं है। महाराष्ट्र की जहां तक बात है संदीप, तो जो अभय जी कह रहे थे कि 3 भूमिकाएं हैं महायुति में, अजीत पवार की है कि मुस्लिम वोटों को साधो, और शिंदे साहब मराठा वोटों को साधे, और बीजेपी ओबीसी वोट, वो उसी तरह की 3 भूमिकाएं महाविकास अघाड़ी में भी है। शरद पवार मराठा वोटों को साधने का जिम्मेदारी है, कांग्रेस दलित और मुस्लिम वोटों को साधने की जिम्मेदारी है, और महाराष्ट्रीय अस्मिता और हिंदुत्व का जो वोट है उसको साधने की जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे की है। और मत भूलिए कि लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा संविधान वाले मुद्दे का असर 2 राज्यों में हुआ था, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, जिसका जो नैरेटिव था। अब अभी राहुल गांधी ने वो जोर कोल्हापुर में बरकरार है संविधान क्या? सम्मेलन किया राहुल है। गांधी फिर से झारखंड में थे, झारखंड में वो बात फिर से उसको उठाते दिखे, संविधान ये बदल देंगे, ये तो आदिवासियों को वनवासी मानते हैं, उस चीज को वो आगे बढ़ाते दिख रहे हैं। महाराष्ट्र में तो संविधान सभा भी कर चुके हैं। देखिए झारखंड में उठाया उन्होंने, लेकिन झारखंड से ज्यादा महाराष्ट्र में इसका प्रभाव है। हाँ, और अभी झारखंड, रांची से पहले कोल्हापुर में उन्होंने एक सम्मेलन किया इसी तरह का, संविधान सम्मेलन। और कांग्रेस की पूरी कोशिश होगी कि संविधान वाला मुद्दा महाराष्ट्र में उसी तरह गर्म रहे जिस तरह लोकसभा चुनाव में गर्म था, ताकि जो दलित वोट है
जिसको बांटने की बात है, दलित वोट में ये मैसेज जाए कि अगर बटोगे तो कटोगे, यानी तुम मत बटो, जैसे लोकसभा में नहीं बटे वैसे विधानसभा में मत बटो। तो ये बटोगे जो कटोगे का नारा है, ये कई दुधारी तलवार है, ये इधर भी है उधर भी है। तो अब कौन बटेगा, कौन कटेगा, कौन नहीं बटेगा, नहीं कौन नहीं, कटेगा, आप ये एक तो दिलचस्प पता बात हो लगेगा। रही है, एक दिलचस्प बात यहां पर हो रही है विनोद। जमीरुद्दीन शाह जो लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं, नसरुद्दीन शाह के भाई, उन्होंने भी ये बात कही है। वो मुसलमानों को कह रहे हैं कि बटिए मत, आप डरिए मत एक साथ। अब उन पर भड़काने के आरोप लग रहे हैं। सरसंघ चालक हिंदुओं को कहें कि बटो मत, तो वो नसीहत दे रहे हैं, सलाहियत दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। जमीरुद्दीन शाह अगर बोल दें तो वो मुसलमानों को भड़का रहे हैं। ये भी एक कमाल चल रहा है। ये सोशल मीडिया पर, नेशनल मीडिया में भी बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं ऐसी। भाई ये तो यही तो दोहरा मानदंड है ना। अगर कोई हिंदुओं को एकजुट होने की अपील कर सकता है तो कोई मुसलमानों को भी कर सकता है, हाँ, कोई सिखों से भी कह सकता है, कोई ईसाइयों से उन्होंने भी कह सिखों सकता का है। उदाहरण सवाल ये दिया है कि भाई 80 के दशक में खालिस्तान की मांग ने जब जोर पकड़ा, आतंकवाद ने सर उठाया, तो मुसलमान टारगेट हो रहे हैं। सिख भी एक वक्त पर बहुत टारगेट किए गए, देश विरोधी ताकत करार दिया गया उन्हें, पर वो साथ रहे तो देखिए वो निकल पाए उस मुश्किल वक्त से। ये शाह देखिए, साहब कह रहे हैं, हर मेरे समाज शब्द के नहीं नेता है। नहीं, शाह साहब के शब्द है। जब देश में जातियों और संप्रदायों को एकजुट करने की राजनीति होगी तो हर समाज के नेता अपने अपने संप्रदायों से इसी तरह से बात करेंगे। मुझे लगता है भारतीय संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है कि आप सांप्रदायिक आधार पर, जातीय आधार पर लोगों को एकजुट तो यही करें तो और खेल दूसरे हो के रहा खिलाफ। है। ये एक और दिलचस्प जो पहलू जुड़ा है, भाई मुसलमानों को भी कहा जाए कि बटोगे तो कटोगे, तो भड़काया जा रहा है उन्हें। हिंदुओं को कहोगे तो एकजुटता का संदेश है। लेकिन ये दोनों बातें कहीं किस परिप्रेक्ष्य में गई हैं? हाँ, सबसे मूल बात यह है कि योगी जी ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा और आरएसएस के संघ चालक किस परिप्रेक्ष्य में बोले। हाँ। आरएसएस के संघ चालक ने कहा कि क्षेत्रीय आधार पर, जाति के आधार पर और भाषा के आधार पर मत बटिए। उन्होंने तीनों समग्रता के साथ कहा। फिर उन्होंने जो दशहरा का जो पाथेय होता है, यानी जो मार्गदर्शक होता है, वो साल भर का पूरा एजेंडा होता है, उसमें उन्होंने कहा कि यदि आपको भारत को विश्व गुरु बनाना है तो भारत को समृद्धशाली रहना होगा, यानी भारतीयों को नहीं बांटना होगा। योगी जी ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा कि बांग्लादेश में यदि हिंदू एक नहीं होते तो क्या परिस्थितियां बनती। नहीं, तो बांग्लादेश का उदाहरण तो उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा। ने भी दिया। हाँ, तो दोनों जगह के कहने का परिप्रेक्ष्य क्या है? सबसे मूल बात इसमें यह कि कहने के नहीं, पीछे का मतलब परिप्रेक्ष्य क्या है? वो दरअसल सलाह दे रहे थे, एकजुटता का संदेश दे रहे थे। शाह साहब कहते हैं तो वो भड़का रहे हैं, बात वही कही जा रही है। हम फिर वहीं पे कहेंगे कि कहने के पीछे का परिप्रेक्ष्य क्या है। अच्छा, अब वो अपना चश्मा लगा कर देख लीजिए। दोनों अपना अपना चश्मा लगाएंगे ना। हाँ। दोनों का अपना अपना चश्मा है हिंदुत्व को लेके। जहां तक राजनीतिक बात की जा रही है तो एक तो जानकारी ये बटोगे तो कटोगे का तनाव किस खेमे पर ज्यादा दिख रहा है? मुझे लगता है बटोगे कटोगे का तनाव दिखेगा आपको 10 दिन के बाद, जब सारे कैंडिडेट, सारी सीटें फाइनल हो जाएंगी। हाँ। तब ये, जैसा आपने कहा ना कि राजनीतिक तौर पे भी दिखाई देगा कि महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच में किस तरह के तालमेल हैं। जब वो तालमेल का अभाव दिखेगा तो फिर बटोगे। तो जब तक तालमेल स्पष्ट नहीं होगा, अभी तो महाविकास अघाड़ी में तालमेल का अभाव दिखाई दे रहा है। फिर कांग्रेस के भीतर भी आपके नाना पटोले और पृथ्वीराज चौहान के बीच में भी तालमेल का अभाव दिख रहा है। इधर संजय राउत भी कह रहे हैं कि हमें राहुल गांधी से बात करना पड़ेगा। तो ये जो तालमेल का अभाव है, वो तालमेल का अभाव यदि खत्म होगा, ये आंतरिक लोकतंत्र जिसे बता रहे हैं, दरअसल ये थोड़ा अराजकता की बू ज्यादा आती है। मैं अराजकता तो नहीं कहूंगा, क्योंकि राजनीति में अराजकता नहीं होती, हर आदमी का अपना दावा होता है। और क्षेत्रीय दल, एक हमारे यहाँ देसी कहावत है संदीप भाई कि निबल बछेरुआ 36 रोग। यदि बछड़ा कमजोर होता है तो कई तरह की बीमारियां घेर लेती है। कांग्रेस यदि हरियाणा चुनाव नहीं हारती तो आज जो क्षेत्रीय दल हैं वो उसके ऊपर हावी नहीं होते। रही बात जो अभय जी ने कहा, बिल्कुल सही है कि कांग्रेस यदि प्रभावी होती और कांग्रेस के पास अपना वोट होता तो क्षेत्रीय दल उसके सामने इसलिए नहीं तो बोलते। जो प्रभावी दिख रही थी, एक चुनाव ने सब कुछ बदल दिया। वो चुनाव जिसमें फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ज्यादा हावी होता दिख रहा है, वोट शेयर दोनों के लगभग बराबर। देखिए, या हम इजी एनालिसिस भी, हम भी टीवी स्टूडियोज में बैठकर इंस्टेंट कॉफी
और 2 मिनट नूडल परोसने लगे हैं आजकल, इसलिए गलत भी हो रहे देखिए हैं। वोट परसेंटेज की यदि हम बात करें तो 2018 में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 0.8% ज्यादा वोट पाई और 5 सीटें कम पाई। हाँ हाँ, और यहाँ पे 0.7% कांग्रेस ज्यादा वोट पाई और 5 सीटें कम पाई, 5-7 सीटें कम पाई। तो वोट क्या है ना, आज की डेट में अब जो जीत हार का मार्जिन है वो बहुत कम हो गया है और इसी के चलते वोटिंग परसेंटेज बराबर जा रहा है। तो जो अपन ये कहते हैं कि भाई तो गुना भाग भारी पड़ गया कांग्रेस पर हरियाणा में। अभी फिलहाल झारखंड और महाराष्ट्र में गुना भाग किस पर भारी पड़ता दिख रहा है? देखिए गुणा भाग की जहाँ तक बात है तो हरियाणा में मैं एक बात कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर और बाहर जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कमतर आंका गया उसने हरियाणा में अपनी ताकत दिखा दिया। 16,000 छोटी बड़ी बैठकें संघ ने किया हरियाणा में और हरियाणा चुनाव भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया। इस बार महाराष्ट्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विदर्भ की 62 सीटों में से 50 सीटों पर फोकस करके चल रही है। उसका कहना है 50 हम ला के देंगे, बाकी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते, यानी महाराष्ट्र में सत्ता हासिल करनी है। ऐसे में कांग्रेस जो गढ़ है उसका विदर्भ, वहां अपने आप को कितना सुरक्षित कर पाती है, कितना जो बचा पाती सीधी है। टक्कर होगी, ये बड़े ही दिलचस्प एक आंकड़ा दिया है जिस पर हम ध्यान रखेंगे। 62 सीटें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 50 का टारगेट अपने लिए सेट कर लिया है। ये कांग्रेस का भी गढ़ है, कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। और वहां लोकसभा चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रहती नहीं रहती विदर्भ है, में। मैंने और कहा इस ना। बार भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा टास्क तय किया है संघ ने। लेकिन ठीक यदि है। बटोगे तो कटोगे। यदि सभी जो समाज के सारे हिस्सों ने यदि सीरियसली ले लिया तब ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तब बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा चुनाव। ये सवाल मैंने ऐसे ही नहीं रखा था और हजारों की तादाद में राय आ रही हैं। कुछ मैंने साझा की, एक राय बाकायदा मैं आपके लिए पढ़ भी देता हूं। देवेश संजय निगम हैं, ग्वालियर वासी हैं। इनका कहना है कि राजनीतिक पार्टियां गठबंधन और सीटों के बंटवारे में ही उलझी हुई हैं। जनता और देश की समस्याओं पर कब ध्यान देंगी? यानी कि मुद्दे तो बताइए, गठबंधन करते रहेंगे, गणित फैलाते रहेंगे। और मैं आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं, मुद्दों पर केंद्रित चुनाव होने चाहिए, बेहतरी के लिए चुनाव होने चाहिए।